नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आज हम कुछ ऐसे मसलों की पर बातचीत करेंगे, जिन पर आम तौर पर मीडिया में चर्चा होती है, पर बहुत गहरा विश्लेषण देखने को नहीं मिलता है। ऐसा मान लिया जाता है कि ये चीज़ें अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भाग बन चुकी हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा मसला है लगातार पेपर लीक होने का। अभी 2 दिन पहले तेलंगाना में जो पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला था, उसका पेपर लीक हुआ और शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम आज के दिन में होता है, जिसमें पेपर लीक की घटना नहीं होती हो। इसी तरह से महँगाई एक ऐसी परिघटना है, जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आम तौर पर इसकी चर्चा होती है, लेकिन शायद यह मान लिया गया है कि यह भी एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को स्वीकार करना होगा और उसे उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न भाग के रूप में मानते हुए जीवन जीना होगा। हालाँकि बीच-बीच में सरकार की रपटें आती हैं, रिज़र्व बैंक की कुछ घोषणाएँ आती हैं, जिससे यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि महँगाई कम हो रही है। तो इन्हीं सब मसलों पर हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं और अभय सर नमस्कार। और नमस्कार। जो आज की बातचीत है उसमें मैं पहला सवाल इसी दुखद परिघटना से जोड़कर पूछना चाहूँगा, जो हमारे देश के पूरे हर राज्य में और हर परीक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, वो है पेपर लीक का मसला। चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो और अभी मैंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, तो वो सारा का सारा वो एक छात्रों के जीवन का एक अभिन्न भाग बन चुका है। इलाहाबाद में रहने वाले कुछ जूनियर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि हम पहले परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षा का डेट किस्मत से आ जाए, परीक्षा होती है तो परीक्षा का पेपर लीक होता है, फिर दोबारा परीक्षा होती है, फिर रिज़ल्ट में गड़बड़ी होती है, फिर कोर्ट में मामला जाता है और फिर अंत में ले देकर कुछ रिज़ल्ट आ जाए तो नौकरी मिल जाती है। तो आप इस पूरी जो घटनाएँ जो हो रही हैं पेपर लीक के आस-पास, उसको आप कैसे देखते हैं? कमल, शिक्षा के मसले को लेकर सरकार और हमारी व्यवस्था कितनी जिसे कहते हैं कि कोई ध्यान नहीं देती इस मसले के ऊपर, उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम लोग खुद भी अ, सोशल मीडिया के चैनलों पर, टीवी चैनलों पर कभी भी इस प्रश्न पर बहस होते हुए नहीं देखते। मैं इतने सोशल मीडिया के चैनलों पे जाता हूँ, टीवी चैनलों पर जाता हूँ, मुझसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछा गया। मैं आपकी दाद दूँगा कि आपने पहली बार कम से कम ये सवाल तो मुझसे पूछा है। समस्या ये है कि परीक्षा देना, परीक्षा के लिए तैयारी करना, फिर परीक्षा का परिणाम आना और उसके बाद में फिर परीक्षा परिणामों के आधार पर नौकरी की तलाश करना। ये एक अपने आप में धीरे-धीरे, चूँकि इस पूरे मसले में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए धीरे-धीरे ये इसने एक दुष्चक्र की शक्ल ले ली है। दुष्चक्र यानी इसको अंग्रेजी में विशियस सर्किल कहते हैं। एक ऐसा विशियस सर्किल बन गया है। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि इस मसले को लेके वोट नहीं बढ़ते। छात्रों की योग्यताओं के नापने का परीक्षा कोई पैमाना नहीं रह गया है जिसके आधार पे हम कहें कि छात्र उस आधार पे योग्य होते हैं। तो ये जो पूरा मसला है, दरअसल ये एक बहुत गहरे और अ, दूरगामी सुधार की माँग करता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। अब शिक्षा प्रणाली में सुधार के नाम पे एक नई शिक्षा नीति बनी हुई है। अब उस पूरी नई शिक्षा नीति को आप पढ़िए, तो नई शिक्षा नीति में परीक्षा लेने और लोगों और बच्चों की, छात्रों की उत्तर के बारे में ऐसी कोई भी राय आपको नहीं मिलती जिससे ये अंदाजा लगे कि सरकार इस मसले को लेके गंभीर है। और इसमें सब सरकारें शामिल हैं। किसी भी राज्य की सरकार हो, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। जहाँ पर अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। मसला ये है कि हर चीज़ को आपने व्यवसाय में बदल दिया है। तो फिर पेपर बनाने और जो लोग पेपर बनाना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग पैसों की फिराक में रहते हैं। मुझे याद पड़ता है और आप भी जब पढ़ते होंगे, कमल याद होगा, तो पेपर लीक होने की घटना अपने आप में दुर्लभ घटना होती थी। जब पेपर लीक हो जाता था, तो वो एक सनसनी सी फैल जाती थी कि भाई कोई पेपर लीक हो गया है। और अ, लोग प्रयास करते थे कि किसी तरह पता लग जाए कौन-कौन से सवाल आ रहे हैं। और उसी चक्कर में गैस पेपर्स की बिक्री होती थी कि कुछ गैस पेपर वालों का दावा होता था कि वो जो सवाल देते हैं उसमें से कम 5 सवाल तो पेपर में होते ही हैं। तो हम लोगों को ये बड़ा रहस्य लगता था कि कैसे इस गैस पेपर वाले ने जो 12 सवाल बताए हैं, इनमें से 5 सवाल परीक्षा में परीक्षा में आ गए। तो ये पूरा मसला जो है, ये इतने बार लगातार साल दर साल हो रहा है। और आप देखिए,
सरकार इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। हर पार्टी की सरकार नजरअंदाज कर रही है। ऐसा लगता है ऐसे कि सरकार के काम करने के बारे में जो जनता की राय है, वो इन घटनाओं से प्रभावित भी नहीं होती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मसला पाले के दोनों तरफ है। आम लोगों को भी इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है कि इस मामले में कोई सुधार हो। आप तो बिहार से आते हैं, बिहार में ही नकल कराने का एक संस्थागत बंदोबस्त है। लोग बाकायदा नकल कराने में महारत के लिए जाने जाते हैं और अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती हैं, टीवी पे उनकी तस्वीरें छपती हैं कि किस तरह से नकल कराई जा रही है। अब दूसरे राज्यों ने भी, बिहार ने इस मामले में नेतृत्व किया है दूसरे राज्यों को नकल कराना सिखाने का। बिहार में इसे चोरी करना बोलते हैं, चोरी अच्छा, करना, बिहार चोरी में चोरी करवाना। करना कहते हैं। चलिए, कम से कम ये तो है कि वैसे चोरी करना मान रहे हैं मतलब। हम्म, लेकिन कानून उसकी पकड़ जाने पे चोरी की सजा नहीं देता है। हम्म, तो ये पूरा मसला हमारे लोकतंत्र और हमारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का परिचायक है। अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं इस बात से नाराज हो जाते हैं कि जब हम लोग उनके विश्व गुरु बनने के दावे का मखौल उड़ाते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। अब आप सोचिए, जिस देश में शिक्षा प्रणाली इस तरह की हो कि हर राज्य में दबादब हर साल लंबे अरसे से पेपर लीक हो रहे हो और उनको सरकार बिल्कुल रोक पाने में असमर्थ हो, वो देश कैसे विश्व गुरु बन पाएगा? हम्म, बहुत मामूली सी बात है कि पेपर लीक हो जाएगा। पहले लीक हुए पेपर को पढ़ के नहीं आएंगे छात्र, उन्हें पहले से पता होगा कि किन किन सवालों की नकल उन्हें साथ ले जानी है। आप देखिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला कितना है। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को एक लीक पेपर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करके रात 2 रात 3 रात महीने भर मेहनत करके इस बात का याद कर लेगा कि उन सवालों के जवाब क्या है। या ये करने की बजाय उन सवालों के जवाब पर्चियों में लिखे जाएंगे, फिर नकल से उन सवालों को हल किया जाएगा। उसके आधार पर जो परिणाम आएगा उसके आधार पर उन्हें डिग्री मिलेगी और उससे वो बाजार में नौकरी पाने के लिए जाएंगे। नतीजा ये होगा कि जब आंकड़े आएंगे तो उन आंकड़ों में ये लिखा होगा कि इस देश के अधिकांश जो ग्रेजुएट हैं, यानी जो स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा से पास हुए छात्र हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं, वो नौकरी पाने योग्य नहीं है। ये स्थिति है। आपको ध्यान होगा कि कोविड के बाद में कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपनी जब आवश्यकताएं निकाली, अपनी जब रिक्तियों के विज्ञापन निकाले, तो उसमें लिख दिया कि कोविड के अवधि के लड़कों ने जब पास किया हो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि इस पीरियड में घरों पे लोगों ने इम्तिहान दिए हैं और अपनी किताबें पढ़ के पेपर लिखे गए। तो मान ही नहीं रहे थे कि इन लड़कों में कोई योग्यता होगी। एक और चीज़ हुई है जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वस्तुनिष्ठ सवालों का होता है और उसको आप कंप्यूटर पर बैठकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारा ये मामला आ रहा है कि वो घोटाला जैसा हो रहा है कि जो लोग, कोई और बैठ रहा है, कोई और एग्ज़ाम दे रहा है और जो योग्य नहीं है उनका एडमिशन, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में हो गया है या उनको जेआरएफ मिल गया। तो आप सुन के हंसेंगे कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो वहां पर किसी और की जगह दूसरा इम्तिहान देने कैसे जाता था, इसकी एक तकनीक चलती थी कि जो जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता था वो अपना हाथ टूटा हुआ घोषित कर देता था, तो उसके हाथ पे, लिखने वाले हाथ तक पासे चढ़ाया जाता था। तो कानूनी रूप से उसको इजाजत मिल जाती थी कि वो एक लिखने वाला साथ में ले जाएगा, वो बोल बोल के उसे लिखाएगा और किसी योग्य छात्र को किराए पे ले लिया जाता था। एक होशियार छात्र को किराए पे ले लिया जाता था और वो उस लिखने वाले, उस जो छात्र होता था, इम्तिहान परीक्षार्थी है, उसकी जगह बैठ के सारे पेपर दे आता था और बदले में पैसे ले लेता था। इसी देश में पीएचडी लिखी जाती हैं, दूसरे लिखते हैं और पीएचडी किसी और को मिलती है, उसके रेट फिक्स हैं। अंग्रेजी साहित्य की पीएचडी हो, हिंदी साहित्य की पीएचडी हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बाकायदा अंग्रेजी साहित्य की पीएचडी के तो 80 के दशक से लेकर 90 के दशक के बीच में 1.5 कोई लिखे तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक उसको मिलते थे। और ऐसे कई दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हुआ करते थे, वरिष्ठ अध्यापक, जो एक साल में 6-6, 7-7 पीएचडी लिखते थे। तो उस वक्त उनकी आमदनी 12-13 लाख रुपए साल में केवल पीएचडी लिखने से हो जाया करती थी, जबकि उन दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की तनख्वाह कम हुआ करती थी। ये लंबे अरसे से फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक फर्जीवाड़ा ये चल रहा है जिसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी, पंजाब उसमें शायद आगे है, बिहार से भी आगे है, कि पढ़ाने वाले की जगह कोई और पढ़ाता है।
तनख्वाह किसी और को मिलती है और जो पढ़ाने वाला है उसको उस तनख्वाह का एक हिस्सा दे दिया जाता है। और ये जाहिर है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल की मर्जी के बिना ये नहीं हो सकता। तो उस प्रिंसिपल को भी कोई ना कोई उसकी बंधी हुई रकम उसके बीच में मिलती होगी। तो अब आप देखिए, फर्जी अध्यापक हैं, फर्जी पीएचडी हैं, फर्जी परीक्षार्थी हैं, लीक हुए पेपर्स हैं और बिना किसी सरकारी कार्रवाई के डर के ये शिक्षा के अंदर पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, हम लोग विश्वगुरु बनेंगे कि क्या बनेंगे हम लोग? तो ये एक बहुत भयानक और भीषण स्थिति है। अच्छा, ये केवल पेपर लीक का तो अखबार में खबर छप जाती है, टीवी पे भी कभी-कभी खबर आ जाती है, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक की जगह कोई दूसरा पढ़ा रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। फर्जी परीक्षार्थी की जगह कोई चर्चा नहीं होती। तो ये विभिन्न आयाम जो हैं शिक्षा में चल रहे फर्जीवाड़े के, इसके ऊपर तो बाकायदा किसी सामाजिक संस्था को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं यानी पार्टियों को तो इसकी कोई चिंता नहीं है। सामाजिक संस्था को हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके इसके ऊपर एक श्वेत पेपर या इसकी पोल खोलने वाले तथ्य पेश करने चाहिए। पीएचडी वाले पे मैं वैसे एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था। अगर ये सामने आ पीएचडी वाले जाए पे सर, पीएचडी वाले पे मुझे शिक्षक तो ऐसे नहीं दिखते हैं आस-पास अभी, लेकिन पीएचडी का एक बाकायदे बाज़ार ज़रूर चलता है। थोड़ा बहुत पटेल चेस्ट के आस-पास या जेएनयू के आस-पास जो मार्केट है वहाँ पर, कि बाहर से लोग आते हैं पीएचडी लेकर जाते हैं। पर ये मैं जानता हूँ कि बाकी जैसे बिहार या झारखंड के विश्वविद्यालयों में लोग इस तरह से पीएचडी लिख रहे हैं पैसा लेकर। बढ़ रही है मुझे। जी। हाँ, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। मैं यही बोल रहा था कि ये हाँ, बोलिए अब आप बोलिए। पीएचडी मैं ये बोलना चाह रहा था कि पीएचडी जो है वो यहाँ से लोग ले जाते हैं और फिर उसको जमा करते हैं, ऐसे कुछ-कुछ बाज़ार हैं दिल्ली में। पर जो लिखने वाला काम है मुझे ये पता है कि झारखंड में या बिहार में ऐसा लोग करते हैं। आस-पास दिल्ली नहीं, नहीं, विश्वविद्यालय दिल्ली में मुझे नहीं होता है दिखे। बड़े पैमाने पे। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं। दिल्ली में ये काम होता है। हुँ, हुँ। दिल्ली में ये काम होता है और देखिए अतिरिक्त आमदनी एक ज़माने में जब शिक्षकों की तनख्वाहें योग्य शिक्षकों की तनख्वाहें कम थी, तो अतिरिक्त आमदनी करने के 2 तरीके थे। एक तो ट्यूशन पढ़ाइए आप। हुँ, ट्यूशन के ज़रिए अतिरिक्त आमदनी होती थी या पीएचडी से लिखिए। सब लोग पीएचडी लिख नहीं सकते। उसके लिए एक असाधारण रूप से योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, हुँ, जहाँ पर नियम कानूनों का उल्लंघन ना हो रहा हो, जहाँ पर फर्जीवाड़ा ना हो रहा हो। हुँ, बिल्कुल। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है शिक्षा में और शिक्षा इस देश में अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त हो सकती है। देश की विदेश नीति की हालत दुरुस्त हो सकती है। सब कुछ इस देश में हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था की हालत दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इससे आगे निकलने का कोई रास्ता दिख रहा है आपको? बहुत देखिए, बड़े इसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा और समाज को पहलकदमी लेनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, इसमें मेरी चिंता का विषय ये भी है कि समाज को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हुँ, क्योंकि समाज में कुछ लोग जो वास्तव में बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं हुँ, हुँ, और उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक अच्छे तरीके से होती है, उन्हें पता है कि वो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बड़े पदों पे पहुँचेंगे, उनकी शुरू से तैयारी इस तरह की कराई जा रही है कि वो बड़े पदों पे पहुँचेंगे। हुँ, तो उनके पास पढ़ाई-लिखाई संबंधित औपचारिक योग्यताएँ भी होती हैं हुँ, और उसी हिसाब से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, उनका करियर आगे बढ़ता है। हुँ, लेकिन ये जो पूरा दूसरा सेक्टर है, हुँ, जिसमें मेरा मानना है कि देश के 90% लोग आते हैं, वो तो केवल 10% लोगों का सेक्टर है, हुँ, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। जो हुँ, 90% लोग आते हैं, उनके लिए शिक्षा और पढ़ाई-लिखाई का कोई मतलब नहीं रह गया है, उसका योग्यता से भी कोई मतलब नहीं रह गया है। वो तो किसी तरीके से एक दौर है, आपको डिग्री कागज़ का एक टुकड़ा प्राप्त करना है, डिग्री प्राप्त करनी है और उसके सहारे आप उसको दिखा के नौकरी के लिए बाज़ार में अपनी दावेदारी करनी है। जी, जी, जी। ये मकसद रह गया है। बिल्कुल, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। मैं ये एक दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिस पर भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि कम से कम जो मध्य वर्ग है या जो मीडिया है, उसने उसको सहज रूप से स्वीकार कर लिया है और वह महँगाई का मसला है। अभी रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की कि इस साल महँगाई कम होगी या महँगाई धीरे-धीरे कम हो रही है। तो इस तरह की खबरों के माध्यम से थोड़ा-सा जिसको एक फ़ील गुड फैक्टर बोलते हैं, वो लोगों के बीच में लाने की कोशिश की जाती है।
लेकिन क्या सच में महँगाई कम हो रही है? क्या सच में जनता को इससे राहत मिल रही है? या एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसको सिर्फ़ दिखावे के रूप में लोगों के सामने रख दिया जा रहा है? देखिए, जिस खबर का आप ज़िक्र कर रहे हैं, दरअसल वो थोक मूल्य सूचकांक की से जुड़ी हुई खबर है। हुँ, हुँ। वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई खबर नहीं है। थोक महँगाई की दर थोड़ी कम हुई है। पहले 4 दशमलव कुछ थी, अब वो 3 दशमलव कुछ हो गई है और ऐसा बताया गया है कि वो 1% थोक मूल्य सूचकांक में महँगाई कम हुई हुँ, है। हुँ। पहली बात तो ये दिमाग में साफ करने की ज़रूरत है कि महँगाई कम होने की जब खबर आती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों के दाम कम हो गए हैं। उसका हुँ, मतलब ये होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ने की रफ़्तार में कमी आई है। हुँ, यानी पहले पौने 5% की दर से दाम बढ़ रहे थे। हुँ, हुँ, अब पौने 4% की दर से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि महँगाई कम नहीं हुई है, महँगाई बढ़ने की रफ़्तार में कुछ कमी आ गई है। हुँ, हुँ, इसलिए वास्तव में लोगों के जीवन में उनकी आमदनी और उनके खर्चे के बीच का जो गड़बड़ाया हुआ अनुपात है, उसके ऊपर बुनियादी रूप से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, भारत में महँगाई निरंतर बढ़ रही है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए उन आंकड़ों जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बढ़ रही है। जिस क्षण रिज़र्व बैंक ये आंकड़े दे रहा था और जिस क्षण हम लोग ये बात कर रहे हैं, उस क्षण भी महँगाई बढ़ रही है। हुँ, हुँ, और मध्य वर्ग भी इस सवाल को लेके काफ़ी बेचैनी महसूस करता है। हुँ, हुँ, उसकी समझ में नहीं आता है इसका प्रतिरोध कैसे करें? हुँ, हुँ, क्योंकि ये राजनीतिक प्रश्न नहीं बन पाता। हुँ, हुँ, इसके आधार पे वोट नहीं मिलते। हुँ, कोई भी विपक्षी दल जो है इस प्रश्न को उठाता नहीं है और या इस प्रश्न के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर कोई बड़ी गोलबंदी नहीं करता है। ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आर्थिक प्रश्नों के इर्द-गिर्द कोई राजनीति नहीं होती है। आरोप-वारोप लगाए जाते हैं, थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसी प्रश्न को केंद्र में रखकर कोई चुनाव लड़े और हुँ, लोगों के पास ये एजेंडा लेके जाए कि भाई देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है, हम जब आएँगे सत्ता में, तब हम ऐसा-ऐसा नहीं होने देंगे। इसका एक बड़ा कारण है, विपक्षी दल भी जानते हैं कि उनके पास महँगाई रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर वो ये वायदा करके सत्ता में आएँगे, तो पहले महीने ही जनता उनकी गर्दन पकड़ लेगी कि आप तो यही वादा करके आप सत्ता में आए थे, आपको वोट मिला था, आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपके राज्य में तो आके महँगाई लगातार बढ़ रही है और हो सकता है आगे और बढ़ जाए महँगाई। हुँ, हुँ, देखिए, कोई भी सरकार तेल की कीमत कम नहीं कर सकती, पेट्रोलियम की कीमत नहीं कम कर सकती, कोई भी सरकार महँगाई नहीं कम कर सकती, हुँ, हुँ, कोई भी सरकार बेरोज़गारी खत्म नहीं कर सकती, कम भी नहीं कर सकती, लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती। ये 3 ऐसे कठोर और निर्मम यथार्थ हैं, जो हर राजनीतिक दल को पता है। इनका कारण अर्थव्यवस्था की प्रकृति में निहित है। ये तीनों बातें सरकार की क्षमताओं से परे चली गई हैं। हुँ, हुँ, सरकारें इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो बहुत बड़ा सब्सिडी तंत्र बनाया जा रहा है, इसीलिए बनाया गया है कि इन बातों से नाराज़ होकर लोग सरकार के खिलाफ ना हो जाएँ, इसलिए उनको सब्सिडियाँ देने के लिए तरह-तरह की योजनाएँ बनाई हैं। हर योजना वो है जो सब्सिडी देती है। वो आपको इलाज करने में रियायत दिलवा रही है, मुफ्त आपके टेस्ट करवा रही है, आपको गैस सिलेंडर मुफ्त दिलवाया जा रहा है, आपको बिजली में रियायत दी जा रही है, आपको पानी सप्लाई करने की दर में रियायत दी जा रही है, आपको कृषि से संबंधित कई मामलों में रियायत दी जा रही है, किसान होने के नाते आपको रियायत है, आपको महिला होने के नाते रियायत है, आपको बुजुर्ग होने के नाते रियायत है, आपको लड़की होने के नाते रियायत है, साइकिलें बाँटी जा रही हैं, लैपटॉप बाँटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत हर राज्य, हर सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी और अत्यंत सक्षम एक बड़ा सब्सिडी तंत्र खड़ा कर देना चाहती है, ताकि ये जो 3 समस्याएँ हुँ, हैं, महँगाई और बेरोज़गारी और लोगों की आमदनी का घटना, हुँ, ये 3 समस्याओं का निदान उनके पास नहीं है। इस बात को सब लोग समझते हैं। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीतते ही पहला काम ये किया था कि जनधन खाते उन्होंने खोले थे। हुँ, हुँ, ताकि वो जानते थे कि अभी हमें कुछ दिनों में एक सब्सिडी तंत्र बनाना होगा और लोगों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर करना होगा सब्सिडी का। उसके लिए ये खाते खोलना ज़रूरी था। हुँ, तब हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे। अब समझ में आता है कि पहले दिन से ही उनकी योजना थी कि हम तो दरअसल एंटी इनका अपने खिलाफ नाराज़गी को कम करने का यही हथकंडा इस्तेमाल करने वाले हैं। हुँ, हुँ, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अगर इस योजना के तहत देते-देते बहुत देर हो गई तो उसमें बंद करके किसी दूसरी योजना के तहत उसको चालू किया जाता है।
तो एक लाभार्थियों का एक विशाल संसार, यानी वोटर को लाभार्थी बना दिया गया है हुँ। और लाभार्थियों का एक विशाल संसार तैयार किया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लाभार्थी उसी सरकार को वोट दें जहाँ से उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सरकार को नहीं भी वोट देते हैं, ये भी होता है। तो अब ये देखने की बात है कि ये क्रम कब तक सरकारों को बचाता है। लाभार्थी और रेवड़ी पाने वाले दोनों को हम एक ही श्रेणी के लोग बोल सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये तो कहने की बात है। दूसरी पार्टियां जो लाभार्थी बनाती हैं उनको सत्तारूढ़ दल कहता है कि रेवड़ी बांटी जा रही है उनको, हुँ, हुँ। और जबकि खुद वो लाभार्थी बना रहा है वो भी रेवड़ियां ही बांट रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। यानी कि दीर्घकालिक इसमें तो समाधान ना मैं तो देख के मानता हूँ कि बेचारी रेवड़ी जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है उसको बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आज का दिन जो है वो कांशीराम जी की जयंती भी है और आपने कांशीराम जी पे पुस्तक भी लिखी है। तो उस संदर्भ में भी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि आज की जो राजनीति है, उन्होंने जिस पार्टी का गठन किया था, उसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो अगर मैं एक एक सवाल को इस रूप में रखूँ कि आप कांशीराम जी की योगदान, उनकी विरासत को किस रूप में देखते हैं? और मौजूदा राजनीति में जो दल उन्होंने बनाया था, उसकी स्थिति को देखते हुए आप कांशीराम की राजनीतिक विरासत की स्थिति का कैसे मूल्यांकन करेंगे? तो देखिए, आपका क्या 80 जवाब और होगा? 90 के दशक में कांशीराम का जो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप था, वो मेरे ख्याल से उस जमाने के लिहाज से गेम चेंजर था। उन्होंने लोकतंत्र में हर नेता और पार्टी के सामने समस्या होती है कि बहुमत कैसे खड़ा किया जाए। तो उन्होंने बहुमत खड़ा करने की एक टेक्नोलॉजी ईजाद की। हुँ, हुँ। उसी टेक्नोलॉजी को बहुजन थीसिस वो कहते थे। उसके लिए उन्होंने तरह-तरह की बातें की कि ये फुले से ली है या अम्बेडकर से ली है, ये सब बातें की। लेकिन सीधी और सरल भाषा में कहें कि बहुमत कैसे तैयार किया जाए, इसकी एक टेक्नोलॉजी थी। उसमें साफ था कि दलित समाज के लोगों को हम जोड़ेंगे, उसके साथ में जो गरीब ओबीसी हैं, यानी पिछड़ी जातियों के जो गरीब ओबीसी हैं, उनको हम जोड़ेंगे, और धर्म परिवर्तन कर चुके जो मुसलमान हैं, यानी जो पहले हिंदू थे, यानी कमज़ोर जातियों के थे। वो अशराफ मुसलमानों की बात नहीं करते थे। इस मामले में उनकी भोजन थीसिस बिल्कुल स्पष्ट थी। हुँ, हुँ। तो वो जो कमज़ोर जातियों वाले मुसलमान हैं, जो कि ओबीसी की श्रेणी में आते हैं, या वो मुस्लिम समाज में कोई दलित श्रेणी तो होती नहीं है, दलित श्रेणी हुँ, वाले भी ओबीसी की श्रेणी में माने जाते हैं। हुँ, इन तीनों को जोड़कर वो एक बहुजन समाज का निर्माण करेंगे, जो कि उनकी पार्टी को लगातार वोट देगा और वो सत्ता में लाते रहेंगे उनको। तो उनके पास वो इस मामले में बड़े कुशल थे कि वो नए-नए फ़िक्रे बनाते थे। हुँ, हुँ, जैसे वो कहते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं, हमें कमज़ोर सरकार चाहिए। हुँ, हुँ, यानी कमज़ोर सरकार का मतलब ये था कि बहुत पूर्ण बड़े बहुमत की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कि गठजोड़ सरकार हो, ताकि हम उसके साथ अपनी सौदेबाजी कर सकें। वो कहते थे कि हम अवसरवादी हैं, क्योंकि हमें तो अवसर मिले ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो हमें जब अवसर मिलेंगे तो हम अवसरों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें अवसरवादी कहा जाए, तो हमें उससे खुशी होगी। और भी इसी तरह के कई उन्होंने बहुत दिलचस्प फ़िक्रे उन्होंने ईज़ाद किए थे। ये फ़िक्रा भी उन्हीं का था कि ये तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हुँ, ये फ़िक्रा भी उन्होंने ही ईज़ाद किया था। तो ये, क्योंकि वो कहते थे कि हमें जिन लोगों के वोट चाहिए, वो हमारी मीटिंग में रहें, बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है, वो हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएँ, हमें उनके वोट ही नहीं चाहिए। हुँ, और वो अपनी इस पूरी राजनीति में कमोबेश सफल रहे। उन्हीं के इस योजना का और उन्हीं का जो निरंतर परिश्रम था, जैसे वो साइकिल चला के उन्होंने सारे देश का कई बार भ्रमण किया था। हुँ, भारत की सड़कों की जितनी ज़्यादा जानकारी कांशीराम को थी, यानी भारत की टोपोग्राफी की इतनी जानकारी कांशीराम को थी, उतनी किसी भी भारत के राजनीतिक नेता को नहीं होती। हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही खड़ी बात बोलते थे। उनकी बात कुछ लोगों को अक्खड़पन से भरी हुई लग सकती थी, लेकिन इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। काफ़ी लोकप्रिय थे वो जनाधार में, जिस जनाधार के साथ वो जुड़े हुए थे। हुँ, हुँ, जब वो भाषण वगैरह देते थे, तो बाद में उनकी मीटिंग में काफ़ी लोग जमा होते थे। मायावती को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसका सीधा-सा कारण ये था, लोग व्यक्तिगत कारण जो भी कहते रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा-सा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में वो जानते थे कि दलित समाज का नेतृत्व वही कर सकता है, जो बहुसंख्यक दलित जाति है, जाटव दलित जाति से आता हो। हुँ, और उन्हें मायावती में वो सारे गुण दिखे। इसलिए वो मायावती पे उत्तर प्रदेश भारतीय बहुजन समाज पार्टी का कार्यभार छोड़कर 1993 का चुनाव जीतने के बाद में वो सारे देश के दौरे पे निकल गए थे। हुँ, ये अलग बात है कि मायावती बहुत समय तक उनकी विरासत की रक्षा नहीं कर पाईं, और आज उनकी विरासत
राजनीति के ढलान के ऊपर है। हुँ, हुँ। खुद वह जाटव समाज, जो कि बहुजन समाज पार्टी का पक्का समर्थक था, किसी और पार्टी को वोट देने के बारे में सोचता भी नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में उसने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बड़े हिस्से ने वोट दिए थे। तो ये अपने आप में बताता है कि आज कांशीराम अगर होते, तो उन्हें ये देख के बहुत दुःख होता कि उनकी विरासत, जिसका उन्होंने इतनी राजनीतिक प्रतिभा और परिश्रम से निर्माण किया था, आज राजनीतिक ढलान के ऊपर। वेद प्रताप वैदिक का भी निधन हुआ, जो कि एक मूर्धन्य पत्रकार थे और मुझे भी उन्हें मैं लगातार उनके कॉलम पढ़ता रहा हूँ। मुझे एक बार उनको सुनने का मौका मिला था दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो असल में कार्यक्रम विवेकानंद के नाम से कोई संस्थान था जो आरएसएस का था, उसके द्वारा था। मैं एमए के दिनों में उनको सुनने गया था। मुझे उनकी सारी बातें ठीक लगी, पर एक बार उन्होंने इस बात पर भी ताली बजवा दी कि खुद मुसलमानों को बाबरी मस्जिद गिरा देना चाहिए था, वो गुलामी का प्रतीक था। बातें मुझे उनको उनकी ठीक लगी कि ज़्यादा देखिए, वैदिक जी एक अनूठे पत्रकार थे। उनकी कुछ बातों से हो सकता है हम लोग असहमत हों, जैसे यही बात जिसका आप कह रहे हैं, मैं भी उस बात से सहमत नहीं हूँ। हुँ, लेकिन वो ऐसी बहुत सी बातें कहते थे जो अन्य पत्रकार नहीं कह पाते। हुँ, अगर हमें वैदिक जी के काम की समीक्षा करनी हो तो 2 बातों पर हमें ध्यान करना होगा। पहली बात तो ये है कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी थीसिस को हिंदी में लिखने के लिए उन्होंने एक पुराने ज़माने में जब कोई इस बारे में सोचता था, उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी काम किया और बहुत संघर्ष किया। वो मुख्य तौर पे समाजवादी विचारों के थे, लेकिन ये इससे उनके ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं लगती थी कि वो अन्य पार्टियों और अन्य नेताओं के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। हुँ, वो सत्ता का वो कोई लाभ उनको ना मिला। देखिए, पिछले दिनों वो हाफिज़ सईद से भी मिलने चले गए थे हुँ, और मिल के आए। जब उनसे ये कहा गया कि भई हाफिज़ सईद से मिलने क्यों गए, ये तो भारत का दुश्मन है, उसने कहा, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं किसी से मिल सकता हूँ। आप बताइए आज के किसी और दूसरे पत्रकार में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कर सके? तो इस लिहाज से वो एक असाधारण किस्म के पत्रकार थे, जो पीटीआई की हिंदी सर्विस भाषा, उसके वो संस्थापक संपादक थे और पत्रकारिता में हिंदी साहित्य के प्रचार-प्रसार में उन्होंने काफ़ी योगदान किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे उनकी गहरी जानकारी थी, उनकी अकादमिक योग्यताएँ, उनकी पीएचडी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर थी, कई भाषाएँ जानते थे, सारे देश में बहुत घूमे थे, बहुत सारे विदेशी नेताओं से भी उनके संपर्क थे और लगातार उनके बारे में लिखते रहते थे कि फलाने से मेरी दोस्ती है, अमुक से मेरी दोस्ती है, मैं उससे वहाँ मिलने गया। उसके उनके पास बड़े दिलचस्प संस्मरणों का भंडार था और आप जब अच्छा लेख अखबार में लिखते हैं तो फ़ोन करके उसकी सराहना भी करते थे। भास्कर में छपे हुए मेरे कई लेखों में जो मैंने शिक्षा नीति के ऊपर, भाषा नीति के ऊपर और विश्वविद्यालयों पे लिखे थे, तो उनका सवेरे फ़ोन आता था कि भाई आज तुमने बहुत जम के ठोका, बहुत मज़ा आया तुम्हारा लेख पढ़कर, ऐसा लगता है शायद मैंने ही वो लेख लिखा हो। हुँ, तो इस प्रकार की बातों से वो मेरे ऐसे जो उनसे जूनियर हैं, कनिष्ठ हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी किया करते थे। तो मैं श्री वेद प्रताप वैदिक की स्मृति में सिर झुकाता हूँ और उनको बहुत ही श्रद्धा और मोहब्बत के साथ याद करता हूँ। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने मुख्य रूप से जो शिक्षा की स्थिति पर बात की, निश्चित रूप से उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है क्योंकि जो बार-बार पेपर लीक होने का मसला है, वह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है आगे और हमें इस पर और तैयारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। भी कुछ तैयारी करें, मैं भी कुछ तैयारी करूँ। इसके ऊपर हुँ, एक कार्यक्रम कुछ दिनों बाद एक तैयारी के साथ करते हैं और बिल्कुल, 2-3 कार्यक्रमों की हम लोग एक सीरीज़ करेंगे इसके ऊपर कि शिक्षा का हो क्या रहा है, न केवल पेपर लीक करने से संबंधित है, हुँ, बल्कि और जो दूसरे उसके आयाम हैं, इन आयामों को भी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब मुद्दों पे आगे हम और बातचीत करते रहेंगे और आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और अगले अंक में एक अन्य मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। नमस्कार, अवश्य नमस्कार।